आज अपन पढ़ेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार। अब इनके क्या है, सबसे पहला इनके लोहिया जी के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक विचार इस प्रकार हैं। पहला है इतिहास की नवीन व्याख्या। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इतिहास की नवीन व्याख्या की है। उनके अनुसार इतिहास की गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है। इस चक्र में पुनरावृत्ति भी होती रहती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह विचार इस धारणा का खंडन करता है कि इतिहास सरल रेखा की भांति आगे को बढ़ती रहती है और उस चक्र वृत्त गति के दौरान एक देश जो उन्नति के चरम शिखर पर है वह पतन के गर्त में भी गिर सकता है, और एक ऐसा भी समय आ सकता है जब पतन के गर्त से गिरा हुआ देश पुनः उन्नति की ओर लगे। लोहिया का यह विचार प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चक्र सिद्धांत का स्मरण दिलाता है। मार्क्स तथा हिगेल्स ने भी इतिहास की जो व्याख्या की है उसे डॉक्टर लोहिया ने स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना था कि दोनों दार्शनिकों की ऐतिहासिक व्याख्याएं इतिहास का पूरा बोध या पूरा ज्ञान नहीं कराती हैं। वे लिखते हैं कि जो लोग इतिहास के नियम की बात करते हैं तथा जो इस प्रकार का संकेत करते हैं कि विभिन्न कालों में विभिन्न जाति के लोगों का किस प्रकार उत्थान होता है हुआ, उन्हें यह भी बोध कराना चाहिए कि विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान पतन क्यों कर हुआ या कैसे हुआ। यदि वे इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ न हो तो फिर उनके इतिहास नियम के संबंध में कुछ कहना कोरा कागज होगा या कोरा प्रलाप होगा। लक्षणों के विषय में या कोरा ज्ञान होगा, विषय में संकेत करना, कारणों को बताना नहीं है। अब दूसरा है भौतिकवाद एवं चेतना का समन्वय। लोहिया ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा को स्वीकार किया है, किंतु परंपरावादी मार्क्सवादियों की तुलना में वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार वे एक ऐसे सिद्धांत की रचना के पक्ष में हैं जिसके अंतर्गत आत्मा अथवा समान उद्देश्य तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्यों पर परस्पर ऐसा निबंध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रह सके। डॉक्टर लोहिया ने भौतिकवाद को चेतनावाद में बदल दिया। भौतिकवाद को किस में बदल दिया? चेतनावाद में बदल दिया। उनका कहना है कि एक ऐसे बौद्धिक यंत्र को निर्मित करना चाहिए जो आत्मा या समान उद्देश्यों में स्वैत संबंध को स्थापित कर सके। अब तीसरा है जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा। लोहिया ने अपनी पुस्तक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री में बताया है कि इतिहास में जाति और वर्गों का संघर्ष दिखाई देता है। वर्ग और जाति के बीच की यह आंतरिक हलचल ही इतिहास को गतिशील प्रदान करती है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है जबकि वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल होती है। वर्ग तथा जाति के बीच घड़ी के पेंडुलम के समान आंतरिक क्रिया होती रहती है। यह क्रिया इतिहास को गति प्रदान करती है। जातियों में प्राय गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है, जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। लोहिया के अनुसार अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास है और जातियां शिथिल होकर वर्गों में ही परिणित हो जाती हैं। चौथा है
एशियाई समाजवाद की धारणा। लोहिया ने एशियाई समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया है। वे एशिया की समस्याओं को एशियाई तरीके से हल करने के पक्षपाती थे। पश्चिम का अंधाधुंधकरण उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिंतन तथा अभिक्रम का अभ्यास डालना चाहिए। उन्होंने अपनी नीतियों और उस सभ्यता के संदर्भ में निरूपित करती हैं जो शताब्दियों के पुराने निरंकुशतावाद तथा सामंतवाद के कूड़े करकट में भी उभरने का प्रयत्न कर रही हैं। 26 मार्च 1952 को एशियन समाजवादी कांग्रेस रंगून की प्रारंभिक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि एशिया में जहां आर्थिक समस्याएं मुंह वाएं खड़ी हैं, पश्चिम ढंग का समाजवादी प्रजातंत्र कभी उपयोगितावाद नहीं हो सकता है। एशिया के लोग रोटी के लिए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को बेचने के लिए सरलता से तैयार हो जाते। रोटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो परंपरागत तरीके से सोचने पर रोटी की परंपरा के समाधान हेतु हमें पूंजीवादी अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना ही अनिवार्य दिखाई देने लगी है। किंतु दोनों की अर्थव्यवस्था एक जैसी ही है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि पूंजीवादी यदि निजी संपत्ति को प्रोत्साहन देता है तो साम्यवाद सार्वजनिक संपत्ति को, जो पूंजीवाद है क्या निजी संपत्ति को, और साम्यवाद किसको, सार्वजनिक संपत्ति को देता है। अब पूंजी एवं सत्ता का केंद्रीकरण दोनों समान रूप से हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण अंततः बेकारी को बढ़ा देता है। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि एक बार जहां अपने आर्थिक विकेंद्रीकरण का रास्ता अपनाया तो उसके परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ों लोगों का भारत में तथा एशिया के अन्य देशों में भी बेकार हो जाना निश्चित है। डॉक्टर लोहिया पश्चिमी समाजवाद को संवैधानिक एवं विकासवादी बताते थे और उसे एशिया के लिए अनुपयोगी कहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्स में से पूर्णतः सहमत थे, पर वे साम्यवादियों पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उन्हें सदैव आर्थिक दरिद्रता को अस्त्र बनाकर या राज के विरुद्ध विद्रोह कराकर उस पर अनुचित दबाव डालने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर लोहिया के मंत्रानुसार एशियन समाजवाद के मुख्य उद्देश्य हैं प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण, छोटी मशीनों के लिए थोड़ी पूंजी लगाकर उपभोग संपत्ति का सामाजिकरण तथा अधिकाधिक आर्थिक एवं राजनीतिक सामाजिकरण है। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो तरीका है वो डॉक्टर लोहिया ने सुझाया है, वह है गांधीवाद जन आंदोलन का। वे हिंसा से चिढ़ते थे, अतः साम्यवादियों की पूंजीवादी व्याख्या उन्हें पसंद न थी और वर्ष संघर्ष का तरीका उन्हें अनैतिक लगता था। और पांचवा है चौखंबा राज्य की परिकल्पना। किस राज्य की परिकल्पना? चौखंबा राज्य की परिकल्पना। राम मनोहर लोहिया जी ने चौखंबा राज्य अर्थात 4 स्तंभ वाले राज्य की परिकल्पना की है। इस चौखंबा राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धारणाओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव, मंडल, प्रांत तथा केंद्रीय सरकार का महत्व बना रहेगा। उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। चौखंबे राज्य में स्तंभों का संगठन इस ढंग से किया जाए कि राज्य के सभी स्तंभ एक सूत्र में बंधे रहेंगे। ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसे नौकरशाही के प्रतीक पद समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे पर
केंद्रीकरण की बदनाम संस्थाएं हैं, ऐसे राज्य में गांवों, मंडलों तथा नगरों की प्रशासन व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से संपादित होगी। अब 4 स्तरीय विशेषताएं निम्नलिखित होंगी। संपूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का 1/4 भाग ग्राम मंडल तथा नगर पंचायत के माध्यम से खर्च किया जाएगा। दूसरा है पुलिस इन ग्राम मंडल तथा पंचायतों के अधीन रहकर कार्य करेगी। तीसरा है जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसके संपूर्ण कार्य जिले के विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिए जाएंगे। चौथा, कृषि उद्योग तथा अन्य प्रकार की संपत्ति है जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और मंडल तथा नगर पंचायतों के अधीन उनके द्वारा शासित रहेगी। पांचवा, छोटी मशीनों के अधिकाधिक उपयोग द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण की तथा साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अब विकेंद्रीकरण का समर्थन। डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया। उन्होंने कहा कि साम्यवादियों की तरह बड़े बड़े कारखाने न लगाकर लघु या मशीनों के महत्व को दिया जाए ताकि छोटी लागत लगाकर अधिक मनुष्य को कार्य मिल सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में देने के पक्षधर थे, परंतु निरंकुश शासन उन्हें कभी स्वीकार नहीं था। वे राजनीतिक आर्थिक सत्ता को देश, प्रांत या राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चौखंबा समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। फिर सातवां है नया समाजवाद। इसमें क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्राचीन समाजवाद को एक मृत सिद्धांत, कल की बात कह तथा इसके स्थान पर एक नवीन समाजवाद की वकालत की। लोहिया के अनुसार समाजवाद के 3 मुख्य तत्व हैं: सभी उद्योग, बैंक तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, समूचे संसार में जीवन स्तर का सुधार तथा विश्व संसद की स्थापना। उनका यह नया समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में था। अब है 8वां, सप्त क्रांति का सिद्धांत। इसमें क्या था? नंबर 1, स्त्री पुरुष समानता की स्वीकृति। दूसरा, रंग भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति। फिर तीसरा, जन्म और जाति संबंधी असमानताओं की समाप्ति। चौथा, विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण। 5वां, व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध एवं उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि। 6वां, व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध। 7वां, युद्ध शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति। अब 9वां पॉइंट जो है व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन। इसमें क्या है? लोहिया जी ने लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे चाहते थे कि वाणी की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी जीवन की स्वतंत्रता के क्षेत्र में सुरक्षित होनी चाहिए और वो किसी भी सरकार को बलपूर्वक उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने सामान्य जनों के अधिकार तथा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए व्यक्ति तथा सामूहिक सविनय अवज्ञा की गांधीवाद कार्य प्रणाली का समर्थन किया है। 10वां है विश्व संसद के समर्थक। इसमें था डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि विश्व में झगड़ों को समाप्त करने के लिए विश्व संसद होनी चाहिए। वह कहते थे कि देश में समाजवाद की स्थापना के बाद यह प्रयत्न होना चाहिए। वे लिखते हैं कि वालिग मताधिकार पर चुनी विश्व पंचायत का निर्माण हो जिसे सभी देशों के युद्ध बजट का 1/4 या 5वां हिस्सा मिले।
यह विश्व पंचायत कैसे बनी, इसके लिए डॉक्टर लोहिया का मत था कि सत्याग्रह के द्वारा विश्व पंचायत संभव है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।